जी हाँ, वियतनाम एशिया की एक इतनी सुंदर कंट्री जिसे आजकल हर कोई घूमना चाहता है। यहाँ हमारे सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, यहाँ का सुंदर लैंडस्केप देखने के लिए और यहाँ की डायनामिक हिस्ट्री जानने के लिए। वियतनाम की मॉडर्न और ट्रेडिशनल ब्यूटी इतनी बढ़िया है कि यहाँ पर पूरी कंट्री घूमने में आपको बहुत समय लग सकता है। यहीं पर 7 नेचुरल वंडर्स ऑफ द अर्थ में से एक हैलोंग बे, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, ये जगह मौजूद है। और शायद एक पूरा दिन काफी नहीं है हैलोंग बे घूमने के लिए, और शायद पूरा महीना भी काफी नहीं होगा वियतनाम घूमने के लिए। हालांकि जब भी आप लोग वियतनाम घूमने आओगे, यहाँ पे कौन कौन सी अच्छी जगह है घूमने के लिए, यहाँ पे कौन कौन सी अच्छी जगह है खाने पीने के लिए, वहाँ के रूल्स क्या हैं, कैसे आओ, होटल कौन सा लो, कितने दिन में आप पूरा वियतनाम घूम सकते हो, कौन कौन सी वियतनाम की इंपॉर्टेंट सिटीज हैं और कौन कौन सी हम स्किप कर सकते हैं, वियतनाम घूमने की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बकेट। आज हमारी कंप्लीट ट्रैवल गाइड टू वियतनाम की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले वियतनाम का अबाउट सेक्शन, फिर हम बताएंगे यहाँ की टॉप प्लेसेस टू विजिट एंड टॉप प्लेसेस टू ईट, जिसे हम एक आइटिनरी के फॉर्म में आपके सामने दर्शाएंगे। वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन की वियतनाम कैसे पहुंचे और वियतनाम के अंदर कैसे घूमे, वियतनाम की पूरी वीजा इन्फॉर्मेशन, वियतनाम में होटल्स कहाँ ले और अच्छे होटल्स कौन कौन से हैं, और अंत में ये पूरा वियतनाम ट्रिप बनाने का आपका खर्चा कितना होगा, ये सब आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हमने इस वीडियो में टाइम स्टैम्प्स लगा रखे हैं जिसकी मदद से आप इस वीडियो को किसी भी टॉपिक पे डायरेक्टली कूद सकते हैं जो भी आप देखना चाहें। इसी के साथ साथ हम आपको एक ऐसी वेबसाइट बताएंगे जहां से आपकी पूरा ट्रिप बुक कर सकते हैं, आपकी फ्लाइट्स, होटल्स, आपके डे टूर, सारी अट्रैक्शंस और खाना पीना। और इस वेबसाइट का नाम है trotoli.com। कैसे आप इस वेबसाइट से आप अपना पूरा ट्रिप सिर्फ एक ही क्लिक में बुक कर सकते हैं, वो भी आज हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो हमारी ये वीडियो एंड तक देखना, और यदि आप नहीं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन, जिसके बाद आप दबा सकते हैं घंटे का निशान। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वियतनाम के अबाउट सेक्शन में वियतनाम की ज्योग्राफी के बारे में। वैसे तो वियतनाम एक बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, यहाँ पर घूमने के लिए आपको 3 मेजर सिटीज घूमनी चाहिए। सबसे पहले इसकी कैपिटल हनोई, दूसरा इसका सबसे बड़ा टूरिस्टिक स्पॉट दानांग, और तीसरी इसकी सबसे बड़ी सिटी दी हो ची मिन सिटी। वियतनाम एज अ कंट्री 1650 किलोमीटर स्क्वायर में फैली है, जिसमें आपको वियतनाम के नॉर्थ में यहाँ का माउंटेन एरिया दिखेगा और यहाँ के साउथ में आपको यहाँ का ट्रॉपिकल एरिया दिखेगा। वियतनाम की 2 सबसे मेजर सिटीज हैं, यहाँ की कैपिटल हनोई और वियतनाम की हो ची मिन सिटी, जिसे साइगोन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वियतनाम में आप मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल कल्चर का एक मिक्सचर देखेंगे, जो यहाँ की सबसे खूबसूरत बात है। वियतनाम की कैपिटल हनोई यहाँ का गेटवे टू नॉर्दर्न वियतनाम बोला जाता है। वियतनाम का शहर दानांग एक कोस्टल एरिया है, जहाँ के बीचेस और जहाँ की मैन मेड ब्यूटी सबसे ज्यादा फेमस है। और वियतनाम की सबसे बड़ी सिटी यहाँ की हो ची मिन सिटी सबसे कैप्टिवेटिंग सिटी है वियतनाम की। वियतनाम कंट्री में लैंग्वेज बोली जाती है वियतनामीज, और यहाँ की करेंसी को बोलते हैं डोंग, जो कि इंडियन रुपीज में तकरीबन 303 रुपए के बराबर है। जी हाँ, इंडिया का 1 रुपया वियतनाम के 302 डोंग के बराबर होता है। वियतनाम में लोकल कॉल करने के लिए जो कंट्री कोड आपको यहाँ लगाना पड़ता है वो है +84, जिसकी जगह आप 0084 भी लगा सकते हैं। और वियतनाम टाइम जोन फॉलो करता है GMT +7 का। अब अगर वियतनाम की हिस्ट्री की बात की जाए तो वियतनाम की हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा रिच एंड कल्टिवेटिंग है। वियतनाम की प्रेजेंट कैपिटल है हनोई और इसकी एंशिएंट कैपिटल मानी जाती है निन बिन, जो तकरीबन 1000 साल पहले वियतनाम की कैपिटल हुआ करती थी। अब निन बिन में किसकी हिस्टोरिकल सिटी है, वहाँ से कैपिटल शिफ्ट करके हनोई कर दी गई और 1000 साल से वियतनाम की कैपिटल हनोई ही है। फ्रेंच का यहाँ पे कब्जा रहा है बहुत सालों तक, और जब फ्रेंच छोड़ के गए तो अमेरिका ने यहाँ पे हमला कर दिया। फिर अमेरिका से आजादी मिली वियतनाम को, और आज वियतनाम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जिसकी हिस्टोरिकल एंड मॉडर्न इंपॉर्टेंस पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छी है। अब अगर वियतनाम का बेस्ट टाइम टू विजिट की बात की जाए तो वियतनाम हर उस टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जगह है जो इस दुनिया में अलग अलग डेस्टिनेशंस ढूंढ रहे हैं। अब वियतनाम का कौन सा पार्ट आपको विजिट करना है ये आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। जुलाई से लेके अगस्त तक सबसे बेस्ट टाइम है वियतनाम घूमने का उनके लिए जिनको बीचेस बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप वियतनाम की हनोई सिटी या फिर हो ची मिन सिटी घूमना चाहते हैं तो वियतनाम घूमने का सबसे बढ़िया समय होगा दिसंबर से लेके मार्च तक का। और अगर आप वियतनाम का ऑफ सीजन जानना चाहते हैं, जब आपको सबसे कम क्राउड मिलेगा वहां पे, तो ये समय है अप्रैल से लेके जून तक का और सितंबर से लेके नवंबर तक का। अब अगर वियतनाम की मैप की बात करें तो वियतनाम घूमने से पहले आपको उसका मैप समझ लेना भी बहुत जरूरी है। यह है वियतनाम का मैप, जो कि आपको 3 की शेप में नजर आएगा। इसमें वियतनाम घूमने के 3 मेजर एरिया है, जिसमें सबसे पहले आता है नॉर्दर्न वियतनाम, जो कि इसकी कैपिटल सिटी हनोई और उसके आसपास पड़ता है। दूसरे नंबर पे आता है यहाँ का सेंट्रल एरिया, जो कि वियतनाम की फेमस दानांग सिटी और उसके आसपास का एरिया है। और तीसरे नंबर पे आता है सदर्न वियतनाम, जो कि वियतनाम का सबसे ट्रॉपिकल एरिया है, जहां पड़ती है वहां की हो ची मिन सिटी और वियतनाम की फेमस मेकोंग डेल्टा रिवर। अब बात करते हैं वियतनाम के ट्रांसपोर्टेशन की, कि वियतनाम पहुंचा कैसे जाए और वियतनाम पहुंचने के बाद उसकी सिटीज और उसकी अट्रैक्शंस कैसे घूमी जाए। अब वियतनाम पहुंचने का सबसे कारगर तरीका है बाय फ्लाइट जाना, और इंडिया से वियतनाम की आपको डायरेक्ट फ्लाइट भी आराम से मिल जाएगी। वियतनाम की 2 मेजर सिटीज हैं, सबसे पहले है उसकी कैपिटल हनोई और दूसरी है हो ची मिन सिटी। इन दोनों सिटीज तक आपको वियतनाम की फ्लाइट बड़ी आराम से मिल जाएगी, जो कि एक डायरेक्ट फ्लाइट होगी। अगर आप इंडिया के दिल्ली से हनोई तक की डायरेक्ट फ्लाइट वियतनाम की बुक करते हैं तो वो आपको तकरीबन 16,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए तक आने और जाने की मिल जाएगी। हालांकि अगर आप हो ची मिन सिटी तक एक डायरेक्ट फ्लाइट बुक करते
करते हैं तो वो आपको 18,000 रुपए से लेकर 22,000 रुपए तक की पड़ेगी। अब वियतनाम घूमा कैसे जाए, इसका तरीका भी बहुत ही आसान है। आप वियतनाम की 3 मेजर सिटीज अगर घूमते हैं और उसके आसपास की जगहें घूमते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपने पूरा वियतनाम घूम लिया। इन 3 मेजर सिटीज में आती है हनोई, दनांग और हो ची मिन सिटी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इंडिया से हनोई तक की फ्लाइट लें और हनोई घूमने के बाद दनांग घूमे, दनांग घूमने के बाद हो ची मिन सिटी और हो ची मिन सिटी से वापसी की फ्लाइट ले लें, या फिर इसी सर्कल को आप उल्टा भी कर सकते हैं। यही एक कारगर तरीका है वियतनाम घूमने का। या फिर अगर आप वियतनाम की सिर्फ 1 या 2 सिटीज ही घूमना चाहते हैं तो एक ही सिटी से रिटर्न फ्लाइट भी ले सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हमने अपनी फ्लाइट्स Totally.com से कैसे बुक करी। Totally.com से हम अपना पूरा ट्रिप बुक कर सकते हैं सिर्फ एक ही क्लिक में। हम बस गए Totally.com पे और वहां हमने अपनी डेस्टिनेशन वियतनाम सेलेक्ट करी। तब Totally.com के द्वारा बनाई गई रेडीमेड आइटिनरीज हमें दिख गई, जिसमें हमने अपना 9 डेज का हनोई, दनांग और हो ची मिन का प्लान सेलेक्ट किया। बस फिर क्या था, हमने अपनी डिपार्चर सिटी डाली और सेलेक्ट किया कि 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार जो भी होटल हमें वहां पे चाहिए। उसके बाद हमारे प्लान, डिपार्चर डेट और आइटिनरी के हिसाब से Totally.com ने हमें हमारी बेस्ट फ्लाइट चूज करके ऑटोमेटिकली दे दी। बस आगे हमें अपने होटल्स और अट्रैक्शन सेलेक्ट करने थे और बुक करना था पूरा ट्रिप। अब जब भी आप वियतनाम के किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वहां से सिटी तक जाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला है वियतनाम के एयरपोर्ट से सिटी तक जाने का बस का तरीका। जी हाँ, वियतनाम के एयरपोर्ट से वहां की सिटी तक जाने का सबसे कारगर तरीका है बाय बस। जैसे कि अगर आप हनोई सिटी में उतरते हैं जो कि वियतनाम की कैपिटल सिटी है, तो हनोई एयरपोर्ट से आपको हर 40 मिनट में एक बस हनोई के सिटी सेंटर तक पहुंचाती है, जो कि है हनोई का ओल्ड क्वार्टर्स का एरिया। तो गाइस ये आ गया हमारा बस स्टॉप। मेरे पीछे खड़ी है जो बस, ये 86 नंबर रूट की जो बस है, ये हमें ओल्ड क्वार्टर्स तक पहुंचाती है, हनोई के ओल्ड क्वार्टर्स, जिसे यहाँ का सिटी सेंटर भी बोला जाता है। अब ये जो 86 नंबर की बस है, इसका एक शेड्यूल है कि हर 45 मिनट से 30 मिनट्स में चलती है ये। तो अभी ये यहाँ पर 15 मिनट बाद चलने वाली है। उसके बाद इसको सिटी सेंटर तक पहुंचने में तकरीबन 45 मिनट्स लगते हैं और अगर ट्रैफिक हो तो ज्यादा भी लग सकते हैं। इसकी जो कॉस्ट है वो है 45,000 वियतनामीज डोंग। तो ये इंडियन रुपीज में तकरीबन 160-170 रुपए की पड़ जाती है। तो सबसे सस्ता तरीका तो यही है भाई, जिससे आप हनोई एयरपोर्ट से ओल्ड क्वार्टर्स यानी कि सिटी सेंटर ऑफ हनोई जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि वियतनाम की सिटीज के अंदर से घूमने का तरीका कौन कौन सा है और वियतनाम की सिटीज के आसपास जो भी अट्रैक्शन है वहां तक आप कैसे घूमें। सबसे पहले इंट्रा सिटी की बात करते हैं कि सिटी के अंदर कैसे घूमें, जिसमें सबसे पहला कारगर तरीका है मोटर बाइक से घूमना। जी हाँ, वियतनाम में आप बड़ी आराम से 2 व्हीलर स्कूटी या मोटर बाइक हायर कर सकते हैं, जो कि आपको 1 लाख से 1,20,000 वियतनामीज डोंग में मिल जाएगी, जो कि इंडियन रुपीज में होते हैं तकरीबन 400 से 500 रुपए पर डे पे। जी हाँ, वियतनाम की हो ची मिन सिटी, हनोई सिटी और दनांग सिटी को अंदर से घूमने का सबसे कारगर तरीका ये 2 व्हीलर हायर करना ही है। अगर आप पूरी फैमिली हैं तो आप वियतनाम की टैक्सी सर्विस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वियतनाम में टैक्सी भी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ती और वो आपको आराम से पूरी सिटी घुमा देगी। हालांकि वियतनाम की मेजर सिटीज के अंदर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर आपको ना स्कूटी की जरूरत पड़ेगी और ना ही टैक्सी की, वो आप वहां घूम सकते हैं वहां की फेमस रिक्शा के द्वारा। जी हाँ, वियतनाम की ट्रांसपोर्टेशन में भी एक और अट्रैक्शन है जो आपको एक्सपीरियंस जरूर करनी चाहिए, जो कि आपको हनोई सिटी में मिलेगी, वो है वहां की रिक्शा। वियतनाम का अगर आपको ओल्ड क्वार्टर्स घूमना है तो रिक्शा भी एक कारगर तरीका है। या फिर आप वियतनाम में साइकिल भी हायर कर सकते हैं वियतनाम की मेजर सिटीज के अंदर के कुछ इलाके घूमने के लिए। अब बात करते हैं कि वियतनाम में एक सिटी से दूसरी सिटी तक पहुंचने के कौन कौन से कारगर तरीके हैं। वियतनाम की ट्रेन सर्विस आपको हनोई से दनांग और दनांग से हो ची मिन आराम से पहुंचा देगी। हालांकि ये ट्रेन सर्विस समय बहुत लेती है। हनोई से दनांग तक पहुंचने का ट्रेन का टाइम होता है तकरीबन 16 घंटे। इसीलिए अगर आपको वियतनाम के खूबसूरत नजारों का मजा लेना है और वियतनाम की कंट्री को अंदर से एंजॉय करना है तो आप ये ट्रेन जर्नी कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको समय बचाना है तो आप हनोई से दनांग और दनांग से हो ची मिन सिटी तक की डोमेस्टिक फ्लाइट भी ले सकते हैं, जो कि 2 से 2,500 रुपए पर पर्सन आपको आराम से मिल जाएगी। अब बात करते हैं वियतनाम के वीजा की कि वियतनाम जाने से पहले आपको उसका वीजा कैसे लगवाना है और वो कितने का पड़ेगा। वियतनाम जाने के लिए हम इंडियंस लोग ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें घर बैठे बैठे हमारा वीजा आ जाएगा 3 से 4 दिनों में। वियतनाम के ई वीजा अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो है आपका तकरीबन 6 महीने तक वैलिड रहने वाला आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आपकी पूरी आइटिनरी की आप कौन से होटल में रहने वाले हैं और कितने दिन के लिए वियतनाम जाना चाहते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के बाद आपको सिर्फ 2 से 2,500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जिससे आप अपने आप ही वियतनाम का ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ई वीजा वियतनाम की कौन सी वेबसाइट पे अप्लाई करना है और वो कैसे करना है। तो गाइज ये है ऑफिशियल वेबसाइट वियतनाम के ई वीजा के लिए। हालांकि अगर आप गूगल पे डालेंगे ई वीजा फॉर वियतनाम तो काफी सारी फेक वेबसाइट खुल जाएंगी। इस असली वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। यहाँ आने के बाद आपको पर्सनली अप्लाई फॉर ई वीजा पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपको अपनी
पासपोर्ट साइज फोटो और पासपोर्ट के फ्रंट पेज का सॉफ्ट कॉपी अपने पास रेडी रखनी है। यहाँ पे कंफर्मेशन को क्लिक करके आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे और फिर आपको वियतनाम के वीजा का फॉर्म भरना है। इसके सबसे पहले पार्ट में आप अपना नाम लिखकर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, फिर अपनी प्लेस ऑफ बर्थ लिख के नेशनैलिटी लिखनी है और अपना ईमेल एड्रेस और रिलीजन लिखना है। इसके बाद तीनों क्वेश्चन में आपको नो क्लिक करना है और फिर आपको ये बताना है कि आपको कौन सा वियतनाम का वीजा चाहिए, सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री। यूजुअली लोग सिंगल एंट्री ही क्लिक करते हैं। और इसके बाद आपको कब से कब तक का वीजा चाहिए वो डेट सेलेक्ट करनी है फ्रॉम से टू तक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक का 10 दिन का वियतनाम का वीजा चाहता हूं तो मैं यहाँ पर 1 अक्टूबर क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा 11 अक्टूबर। जी हाँ, एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलना ज्यादा सेफ है। उसके बाद आप अपनी पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन डालेंगे, फिर इस क्वेश्चन को नो क्लिक करके आप अपना परमानेंट एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम और नंबर, फिर आपके ऑक्यूपेशन डिटेल्स डालने के बाद आप पर्पस ऑफ एंट्री में कर सकते हैं टूरिज्म। उसके बाद जो भी होटल आपने बुक किया है उस होटल का नाम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आप वहाँ कितने दिन रुकने वाले हैं ये बताएंगे और बताएंगे आपकी डेट ऑफ एंट्री। इसके बाद आप कौन से पोर्ट से वियतनाम में घुसने वाले हैं वो आपको मेंशन करना जरूरी है। जैसे कि अगर आप हनोई से घुसना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अगर आप होचिमिन से घुसना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे होचिमिन सिटी। इसके बाद आप कौन से पॉइंट से एग्जिट करेंगे वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से आपने एंट्री पॉइंट क्लिक किया था। इस जगह पर आप अपने होटल का एड्रेस और फोन नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप इन 2 सवालों का जवाब दें, क्या पहले वियतनाम आए हैं या फिर क्या आप अभी वियतनाम में रह रहे हैं। एंड देन आपको इंटेंडेड एक्सपेंसेस इन यूएसडी यहाँ बताने हैं। इस जगह पर आप 500 यूएसडी लिख सकते हैं। जिसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका एक्सपेंस कौन पे करेगा, तो आप अपना द एप्लीकेंट खुद का नाम ले सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं। अगर आपने यस क्लिक किया तो आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी का नाम यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर आप वैलिडेशन क्लिक करने के बाद, कैप्चा डालने के बाद रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें और अपनी वीजा फीस देने के बाद आपको आपके मेल पे आपका ई वीजा आ जाएगा। अब बात करते हैं कि वियतनाम में अगर आप कोई सिम लेना चाहते हैं तो आप कैसे लें। वियतनाम में किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद आपको वहां पे कई सारी सिम कार्ड सर्विस मिलेंगी जो कि आपको 400 से 500 इंडियन रुपीज में 1 हफ्ते या 10 दिन तक के लिए एक सिम कार्ड प्रोवाइड कर सकती हैं, जिसमें आपको एक हाई स्पीड इंटरनेट भी मिलेगा और कॉलिंग करने के लिए टॉक टाइम भी मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, होटल्स की, कि वियतनाम में जाने के बाद उसकी सिटी हनोई, दनांग और होचिमिन सिटी में आप कैसे होटल्स बुक कर सकते हैं और वो आपको कितने के पड़ेंगे। वियतनाम की इन तीनों सिटीज में आपको 5 स्टार से लेकर सस्ते हॉस्टल्स और होम स्टेज भी बड़े आराम से मिलेंगे। अगर आप हनोई सिटी में होटल बुक करना चाहते हैं तो हमारा सजेशन रहेगा कि हनोई के ओल्ड क्वार्टर्स के एरिया के पास आप होटल बुक करें, क्योंकि ये हनोई सिटी का सिटी सेंटर माना जाता है। और अगर आपका होटल ओल्ड क्वार्टर्स में है तो आप पैदल भी बहुत सारी अट्रैक्शन कवर कर सकते हैं जो कि हनोई में पड़ती हैं। हनोई के ओल्ड क्वार्टर्स में जो एक एवरेज खर्चा होगा आपके होटल का वो होगा तकरीबन 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए पर कपल के लिए। हालांकि अगर आपको हनोई सिटी में 5 स्टार होटल या लग्जरी होटल्स चाहिए तो आपको ओल्ड क्वार्टर्स के बाहर जाना पड़ सकता है। और अगर आप हनोई में हॉस्टल्स, सिंगल बेड या फिर होम स्टेज ढूंढ रहे हैं तो वो भी आपको सबसे बढ़िया ओल्ड क्वार्टर्स के एरिया में ही मिलेंगे। हनोई में एक सिंगल ट्रैवलर के लिए हॉस्टल या फिर होम स्टे पड़ सकते हैं तकरीबन 1000 रुपए पर नाइट पे। हनोई का एक एवरेज होटल जो कि एक फैमिली को अकोमोडेट कर सकता है वो आपको पड़ेगा 2500 से 3000 रुपए में। और हनोई में लग्जरी होटल शुरू हो जाते हैं 5 से 6000 रुपए पर नाइट से। हमारे सजेशन के हिसाब से कुछ होटल्स हमने हनोई में सिलेक्ट किए हैं जो कि इंडियंस के द्वारा पसंद किए जाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पॉज करके इन होटल्स की लिस्ट, प्राइसिंग और बाकी डिटेल्स देख सकते हैं। अब बात करते हैं दनांग की। अगर आपको दनांग में होटल लेना है तो हमारा सजेशन है कि आप दनांग के माइखी बीच के पास ही अपना होटल सेलेक्ट करें, क्योंकि माइखी बीच दनांग का सबसे बढ़िया एरिया है और यहाँ पर आपको इनएक्सपेंसिव होटल, मिड रेंज होटल और 5 स्टार होटल्स भी मिलेंगे। हमने दनांग की भी एक होटल्स की लिस्ट बनाई है जो कि इंडियंस के द्वारा काफी पसंद की गई है। आप स्क्रीन पे दिख रहे इन होटल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी पसंद द्वारा। अब बात करते हैं होचिमिन सिटी की। अगर आप वियतनाम की होचिमिन सिटी में होटल लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं होचिमिन सिटी के डिस्ट्रिक्ट 1 एरिया के आसपास या फिर होचिमिन सिटी की वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास। अगर आप होचिमिन सिटी में लग्जरी होटल्स ढूंढ रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट 1 में आपको हर तरीके का लग्जरी होटल होचिमिन सिटी में मिलेगा। लेकिन अगर आप मिड रेंज या फिर सस्ते बंकर बेड्स ढूंढ रहे हैं तो वो आपको वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास आराम से मिल जाएगा। होचिमिन सिटी की भी होटल्स की लिस्ट बनाकर हमने स्क्रीन पे दिखा दी है, आप स्क्रीन पॉज करके वो लिस्ट देख सकते हैं। अब Totally.com से होटल बुक करना तो और भी आसान था, क्योंकि अपनी फ्लाइट बुक करने के बाद जब हम अपने होटल के सेक्शन में गए तो हमारी तीनों सिटीज के बेस्ट होटल, बेस्ट लोकेशन के हिसाब से हमें Totally.com ने पहले ही ऑफर कर दिए थे। हालांकि अगर हम इन्हें चेंज करना चाहें तो हम चेंज पे क्लिक करके अपनी मनपसंद का होटल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात ये कि हमारे होटल चेंज करते ही उसके हिसाब से हमारे टोटल प्राइस में डिफरेंस अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। बस अब फ्लाइट्स एंड होटल सेलेक्ट हो गए थे, इसके बाद बचती हमारी सारी अट्रैक्शंस। अब बात करते हैं वियतनाम की टॉप प्लेसेस टू विजिट की, कि जब भी आप वियतनाम घूमने जाएंगे तो आप वहाँ कौन कौन से अट्रैक्शंस देखेंगे और कहाँ कहाँ घूमेंगे। हमारे हिसाब से अगर आप वियतनाम की 3 सिटीज और इनके आसपास की जगह अच्छी तरह घूम लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप पूरा वियतनाम घूम चुके हैं। इनमें आती है वियतनाम की कैपिटल सिटी हनोई, दूसरा यहाँ की दनांग सिटी और तीसरा यहाँ की होचिमिन सिटी। हमारे हिसाब से आपको वियतनाम की सारी जगह घूमने में तकरीबन 8 नाइट 9 डेज का समय लगेगा, जिसमें
जिसमें आप 3 नाइट्स बिताएंगे हनोई में, 3 नाइट्स दनांग में और 2 नाइट्स बिताएंगे हो ची मिन सिटी में। अब आपकी 8 से 9 दिन की आइटनरी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें हमारे हिसाब से आप पूरी तरह वियतनाम अच्छे से घूम लेंगे। अब आपकी डे 1 की आइटनरी कुछ इस तरीके से होगी। आप जब इंडिया से फ्लाइट पकड़कर वियतनाम पहुंचेंगे तो आप लैंड करेंगे वियतनाम की कैपिटल सिटी हनोई में, और हनोई से बस या टैक्सी करने के बाद आप अपने होटल पहुंच जाएंगे। और हमारे हिसाब से आपका होटल जिस एरिया में होना चाहिए उस एरिया का नाम है हनोई का फेमस ओल्ड क्वार्टर्स। अब ओल्ड क्वार्टर्स में आप अपने होटल में चेक इन करने के बाद घूमने निकल पड़ेंगे वहां की जगहें, जिसमें सबसे पहले आप घूमेंगे हनोई का फेमस हो ची मिन म्यूजियम। इस म्यूजियम की सबसे खास बात है यहाँ की गार्ड्स चेंजिंग सेरेमनी, जो कि अगर आप लकी हुए तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि इसे हनोई की सबसे इंपॉर्टेंट जगह बोला जा सकता है। हो ची मिन के नाम पे वियतनाम की एक पूरी सिटी का नाम रखा गया है, जिसका नाम है हो ची मिन सिटी, जो कि वियतनाम के साउथ में पड़ती है, और इस जगह को बोला जाता है हो ची मिन म्यूजियम। म्यूजियम घूमने के बाद आप हनोई की सबसे बड़ी अट्रैक्शन वहाँ की ट्रेन स्ट्रीट देखने जा सकते हैं, हनोई ट्रेन स्ट्रीट ओल्ड क्वार्टर्स में। यही वो जगह है जहाँ पर हम बैठे हैं, अपनी कॉफी एंजॉय कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी ट्रेन की टाइमिंग होती है, उसी टाइमिंग पे ट्रेन आएगी एंड होपफुली हम बढ़िया सा नजारा देख पाए। अभी बारिश बहुत हो रही है, लेकिन आई थिंक इस मौसम में और ज्यादा मजा आ रहा है, मतलब और ज्यादा अच्छा लग रहा है हमें। सबसे ज्यादा अच्छा यही लग रहा है। ट्रेन सीट देखने के बाद आप हनोई का ओपेरा हाउस और वहाँ का म्यूजियम भी देखने जा सकते हैं। देखने में आपको ये बिल्कुल पेरिस के ओपेरा हाउस की तरह लगेगा, और लगे भी क्यों ना। ये जगह फ्रेंच लोगों ने बनवाई थी जब उन्होंने वियतनाम पे राज किया था, और इसीलिए ये जगह पेरिस के ओपेरा हाउस की झलक देती है। इसी के पीछे आपको देखने को मिलेगा द म्यूजियम ऑफ वियतनामीज हिस्ट्री। ये एक और फेमस जगह है जो हनोई में आपको जरूर विजिट करनी चाहिए। गाइज, अगर आप एक हिस्ट्री बज हैं, आपको जहां घूम रहे हैं वहां की हिस्ट्री जानने में बहुत मजा आता है, तो वियतनाम का द म्यूजियम ऑफ वियतनामीज हिस्ट्री जरूर देखने आए। ये जगह वियतनाम के कैपिटल हनोई में पड़ती है। इस जगह पे आने के बाद आपको पता चलेगा कि वियतनाम में लोगों का एवोल्यूशन कैसे हुआ। जी हाँ, वियतनाम की हनोई सिटी एक बहुत ही पुरानी सिटी है, और इस सिटी में डेवलपमेंट कैसे हुआ, यहाँ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, आपको ये यहाँ पर आने के बाद पता चलेगा। अब यहाँ से आप एक रिक्शा करके पहुंच जाएं, वहाँ से थोड़ी सी ही दूर द लेक ऑफ रिस्टोर्ड स्वॉर्ड्स देखने के लिए। द लेक ऑफ रिस्टोर्ड स्वॉर्ड, जिसको हो हुआन किम लेक के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक समय में जो वियतनाम के राजा थे, वो इस लेक पे बोटिंग करते करते एक बहुत ही बड़ी कछुए से मिले, और उन्होंने मिंग चाइनीज के अगेंस्ट जो अपनी वॉर चल रही थी उसको जीतने के लिए उस कछुए से मदद मांगी। तो उस कछुए ने यहाँ के राजा को एक तलवार दी और ऐसा बोला कि जंग जीतने के बाद आपको ये तलवार इसी लेक को वापस करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, राजा ने वो जंग जीती और इस लेक पर आकर वो तलवार वापस कर दी, और तभी से इस जगह का नाम पड़ा है द लेक ऑफ रिस्टोर्ड स्वॉर्ड। द लेक ऑफ रिस्टोर्ड स्वॉर्ड के बगल में ही आप देख सकते हैं हनोई का फेमस द वाटर पपेट शो। जी हाँ, हनोई के सिटी सेंटर ओल्ड क्वार्टर्स में आपको वाटर पपेट शो थिएटर दिखेगा, जिसमें एक बहुत ही मिनिमल टिकट देकर आप वियतनाम का हिस्ट्री, कल्चर और म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। ये सिर्फ वियतनाम में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। इस शो में आपको यहाँ के लोग अपनी ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ वाटर पपेट्री दिखाते हैं, यानी कि पानी में पपेट शो करने का एक यूनिक तरीका। वाटर पपेट शो देख के जब आप बाहर निकलेंगे तो तब तक रात हो चुकी होगी, और उस समय सबसे सही समय होगा यहाँ के ओल्ड क्वार्टर्स घूमने का। हनोई का ओल्ड क्वार्टर्स यहाँ की सबसे हैपनिंग जगह है। ये यहाँ का सिटी सेंटर है। अगर दिल्ली का ओल्ड दिल्ली का इलाका बोला जाए, दिल्ली का सेंटर, तो हनोई का ओल्ड क्वार्टर का इलाका बोला जाता है यहाँ का सेंटर। हालांकि ये वहाँ से बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। यहाँ पर आपको हर तरीके के रेस्टोरेंट, हर तरीके की पार्टी करने की जगहें और 2 स्टार से लेकर बहुत सारे 4 स्टार होटल्स भी मिलेंगे। भाई, अगर ओल्ड क्वार्टर्स ही नहीं घूमा तो हनोई में क्या घूमा। ओल्ड क्वार्टर्स घूमते घूमते आप वहाँ की बियर स्ट्रीट बिल्कुल मिस ना करें। Hello, welcome to Vietnam. Welcome to Vietnam. Hello, favorite local beer, okay? Oh, okay. This is the 30K. No, this is a beer Viet. Beer Viet. Yes. Yeah, this is the local beer here. Yes. Okay. Beer Hanoi very good number 1. Oh, okay. Okay. Thank you. Okay, very good number 1. No alcohol. Thank you. Very good. Come back. Okay. Okay, I come back. अब डे 2 की आइटनरी आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें आप पूरा दिन बिताएंगे वियतनाम की सबसे बड़ी अट्रैक्शन घूमने के लिए, जिसका नाम है हेलोंग बे। और हेलोंग बे घूमने के लिए आपको पूरा डे ट्रिप लगेगा। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री वियतनाम का एक ऐसी जगह जो दुनिया के 7 नेचुरल वंडर्स ऑफ द अर्थ में आती है। ये जगह 1994 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दी गई थी। जी हाँ, ये जगह लाइमस्टोन पहाड़ों का एक क्लस्टर है जो कि समुद्र के बीचों बीच बसा हुआ है। हेलोंग बे घूमने के लिए आपको एक रूट मैप आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऐसे 4 अलग अलग रूट हेलोंग बे घूमने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन रूट है रूट 2 और रूट 1, जिसमें आप एक दिन में हेलोंग बे घूम सकते हैं। रूट 2 की आइटिनरी
आपको क्रूज के दौरान कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें सबसे पहले आप अपना क्रूज बोर्ड करके क्रूज के अंदर ही एक 3 कोर्स बुफे लंच करेंगे, जिसमें आपको हैलोंग बे की खूबसूरत वादियों के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन खाना ऑफर किया जाएगा। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं अपने हार्बर, टिन चोंग हार्बर। पीछे हमें दिख रहे हैं बहुत सारे क्रूजेस, इनमें से एक क्रूज हमारा है टिन चोंग। आई थिंक ये वाला क्रूज हमारा है, ये पीछे जो आपको दिख रहा है, यहीं पे हम जाने वाले हैं। अभी बोर्ड करते हैं क्रूज और उसके बाद आपको दिखाते हैं क्रूज कैसा है। लेट्स गो। इसके बाद आपका सबसे पहला स्टॉप होगा सरप्राइज केव्स का, जिसमें आप केव ट्रैकिंग करते हुए हैलोंग बे का सबसे सुंदर सरप्राइज केव देखेंगे। सो गाइस हमारी अगली एक्टिविटी जो आज के दिन की है वो है यहाँ का सरप्राइज केव विजिट करना। जी हाँ भाई, यहाँ पे केव बहुत सारे हैं और केव ट्रैकिंग यहाँ की बहुत ही पॉपुलर एक्टिविटी है। इस सरप्राइज केव में हम जहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे मेनली 3 चेंबर होते हैं। सबसे पहला सबसे छोटा होता है चेंबर, वहाँ की रॉक फॉर्मेशन देखेंगे, फिर सेकंड चेंबर में जाएंगे और फिर जाएंगे सबसे बड़े यहाँ के चेंबर में। बहुत ही ह्यूज जायगेंटिक चेंबर है और ये एक 1 वे सरप्राइज केव ट्रैकिंग है, जिससे हम एक जगह से घुसेंगे और दूसरी जगह निकलेंगे। इसके बाद आपका दूसरा स्टॉप होगा कयाकिंग और बैम्बू बोट का, जहां पर आपके दिन भर के पैकेज में ही आपकी कयाकिंग या फिर बैम्बू बोट इंक्लूड होती है, जो कि आप हैलोंग बे की वादियों में करते हैं। ये सबसे खूबसूरत पार्ट होता है आपके पूरे हैलोंग बे ट्रिप का। सो गाइस हमारे दिन की हम सेकंड एक्टिविटी करने आ गए हैं और ये हम उस जगह पर आए हैं जहाँ पर हमें कयाकिंग करने को मिलेगी। इस जगह पर आप कयाकिंग कर सकते हैं या फिर बैम्बू बोट में बैठ सकते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। और यहाँ की कयाक में सबसे स्पेशल बात यह है कि ये जो कयाक जिस जगह पर कराई जाती है वो बहुत ही सुंदर जगह है, अपने आप में ही एक नेचुरल वंडर है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं जगह कैसी है और करने चलते हैं कयाकिंग। तीसरी जगह जो आपको घुमाई जाएगी वो होगा आपका टिप एंड टॉप आइलैंड। यह हैलोंग बे का एकमात्र पब्लिक आइलैंड है जहां पर आप सन बेदिंग या फिर हैलोंग बे पे स्विमिंग कर सकते हैं। हैलोंग बे का ये पूरा डे टूर आपको करने में पूरा 1 दिन लगेगा। अब डे 3 की आइटनरी आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें हम फिर से एक डे ट्रिप लेंगे घूमने के लिए वियतनाम की दूसरी फेमस जगह, जिसका नाम है निन बिन। जी हाँ, वियतनाम का निन बिन प्रोविंस एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है अगर आप नॉर्दर्न वियतनाम घूमने जा रहे हैं। और वियतनाम का इसी निन बिन प्रोविंस को घूमने के लिए हमने एक पूरा दिन लगाया था, जो कि हम घूमने निकल पड़े थे हनोई से। अभी हमें पूरी इस जगह की पूरी हिस्ट्री पता चली है कि वो 41 साल तक यहाँ पर यह वियतनाम की कैपिटल रही थी। तो उसमें क्या हुआ था, यहाँ का जो राजा था, जो बॉन किंग था, वो यहाँ पर भैंसे पे बैठकर एक गेम खेलता था। तो वहाँ से शुरू हुई स्टोरी। धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तो उनको राजगद्दी मिल गई और राजगद्दी मिलने के बाद उन्होंने इस जगह को यहाँ की कैपिटल बना दिया। निन बिन में सारी जगह घूमने के लिए एक साइकिल से घूमना एक सबसे बढ़िया जरिया है, जो कि आपको यहाँ की बड़ी बड़ी अट्रैक्शंस के साथ साथ यहाँ की कंट्री साइड भी दिखा देता है। अगर आपको अनटच नेचर का असली मजा लेना है तो निन बिन का ये साइकिलिंग टूर जरूर कीजिए। इस साइकिलिंग टूर में आप कंट्री साइड के गांव और गलियों से होते हुए यहाँ के बहुत सारे हिडन जेम्स देख सकते हैं और आपको यहाँ के रूरल एरिया को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। ये साइकिलिंग टूर आपकी लाइफ की सबसे बढ़िया मेमोरीज भी क्रिएट करेगा। सो गाइज अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। हमारे निन बिन के ट्रिप में हम अगली करने जा रहे हैं यहाँ के टिम कुक में। टिम कुक प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकती है, लेकिन यहाँ के टिम कुक में बोटिंग करने जा रहे हैं। टिम कुक में करने वाली सबसे जबरदस्त एक्टिविटी है यहाँ की रोइंग बोट एक्टिविटी, जो कि आपको बहुत ही खूबसूरत वादियों के बीच में से लेके जाती है और आपको अपने चारों तरफ सिर्फ लाइमस्टोन पहाड़ ही दिखते हैं। इन पहाड़ों के बीच एक छोटी सी नदी में रोइंग बोट के मजे लेना कुछ अलग ही एक्सपीरियंस प्रदान करता है। इसी के साथ साथ आप इस लाइमस्टोन के पहाड़ों के अंदर से अपनी बोट गुजार सकते हैं, जिसमें बहुत ही नैरो केव से होते हुए आप गुजर के पहुँच जाएंगे टिम कुक की अगली पहाड़ी के बीच। ये वही जगह है जहाँ पर हॉलीवुड मूवी द स्कल आइलैंड की शूटिंग की गई थी। सो गाइस पहुंच गए हैं ऊपर। ये है ऊपर से नजारा। भाई ऊपर आने में जान हलक में आ गई भाई। होने कहने को सिर्फ 500 सीढ़ियां, लेकिन वो इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं कि एकदम हालत खराब हो जाती है। बट ऊपर आके जो व्यू मिलता है ना, वो वर्थ इट है। इतनी मेहनत करने के बाद इस व्यू के लिए काम कर सकते हो भाई। अब इस तरीके से आपके हनोई के 3 दिन खत्म होंगे। अगर आप हनोई के पास पड़ने वाला एक और अट्रैक्शन सापा घूमना चाहते हैं तो आप अपने 1 से 2 दिन बढ़ा सकते हैं। अब डे 4 की आइटनरी आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें आप फ्लाइट पकड़ के हनोई से पहुंच जाएंगे दनांग। दनांग पहुंचने के बाद आपके पास आधा दिन होगा दनांग घूमने के लिए। तो सबसे पहली जगह जो आप वहाँ घूमने जा सकते हैं वो है वहाँ का ड्रैगन ब्रिज। जी हाँ, मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वो एक ब्रिज है जो यहाँ की रिवर को क्रॉस करता है, लेकिन उसका शेप एक गोल्डन ड्रैगन के शेप में दे रखा है। जी हाँ, ये ड्रैगन ब्रिज जो है ये पावर और प्रोस्पेरिटी बताता है और बताता है कि वियतनाम के जो लोग हैं वो इस ड्रैगन की तरह इंटरनली पावरफुल हैं। और रात को तो इस ड्रैगन ब्रिज की बात ही कुछ और होती है। इसमें जब लाइट जल जाती है तो रात को ये दूर से चमकता है और इतना सुंदर लगता है। नदी में चलने वाले क्रूजेज और
रोड पे चलने वाली गाड़ियां भी इसे देखती हैं। हर वीकेंड की रात को तकरीबन 9 बजे ड्रैगन ब्रिज पे फायर एंड वाटर शो किया जाता है। इस फायर एंड वाटर शो में ड्रैगन के मुंह से एक बार आग और एक बार पानी निकलता है, जिसे देखने के लिए यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है। ड्रैगन ब्रिज के बगल में ही आपको मिलेगा दनांग का फेमस द म्यूजियम ऑफ चैम स्कल्पचर्स, जहां पर आपको पता चलेगा वियतनाम का असली कल्चर, लैंग्वेज और हेरिटेज के बारे में। इसके अंदर आपको तकरीबन 300 एग्जिबिट्स लगे दिखेंगे और ये अकेला दुनिया में एक ऐसा म्यूजियम है जो 10 अलग अलग एग्जिबिट एक साथ दिखाता है। अब शाम हो चुकी होगी तो आप दनांग की ये शाम बिताने जा सकते हैं दनांग के फेमस माइकी बीच, क्योंकि यहाँ पे लोग फिटनेस फ्रीक बहुत ज्यादा होते हैं और यहाँ पर कई सारे ट्रेनर अपना म्यूजिक लाकर डांस करना शुरू कर देते हैं और उनको सब लोग मिलकर ज्वाइन कर लेते हैं। एंड दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द फिटनेस, नॉट बिकॉज ऑफ द पार्टी। इस बीच पे आपको काफी सारे वाटर स्पोर्ट्स करने को भी मिलेंगे, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, जेट स्की और बनाना बोट। ऐसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स करने यहाँ पर हर रोज काफी लोग आते हैं। इस बीच पे शाम का माहौल भी काफी टूरिस्टिक होता है, जिसमें अलग अलग फिटनेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे फिटनेस के लिए काफी गाने बजाती हैं, जिसपे यहाँ पे आने वाले सारे टूरिस्ट एक ही धुन पे नाचते हैं। अब दनांग की पहली रात आप एंजॉय कर सकते हैं दनांग की नाइट मार्केट। जी हाँ, दनांग में रात को लगने वाली नाइट मार्केट यहाँ की सबसे हैपनिंग जगह है। अगर आप शॉपिंग लवर हैं और आप देखना चाहते हैं दनांग के अलग अलग स्ट्रीट शोज, तो आप दनांग की नाइट मार्केट आ सकते हैं। नाइट मार्केट घूमने के साथ साथ आप दनांग की हान रिवर पे वहां के क्रूजेस का मजा भी ले सकते हैं, जिसमें आप डिनर क्रूज, द ड्रैगन ब्रिज क्रूज और दनांग की काफी सारी अट्रैक्शन देखते हुए इन क्रूजेस का मजा ले सकते हैं। अब डे 5 की आइटनरी आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें आप आज घूमने जाएंगे दनांग की फेमस अट्रैक्शंस, जिसमें इंक्लूडेड है वहां का गोल्डन ब्रिज, और ये आप करने जा सकते हैं अपने बाना हिल्स के डे टूर में। जी हाँ, वियतनाम का एक शहर है दनांग। दनांग के बाना हिल्स में आना पड़ता है आपको इस गोल्डन ब्रिज को देखने के लिए, और बाना हिल्स में आने के लिए आप यहाँ की रोप वे का इस्तेमाल कर सकते हैं, दुनिया की सबसे लंबी रोप वे। ये जगह अपने 2 हैंड स्कल्पचर के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, जिसे हैंड्स ऑफ गॉड भी बोला जाता है। ये 150 मीटर लंबा ब्रिज एक ऐसी जगह है जिसपे चढ़कर आप वियतनाम की सबसे बढ़िया सेल्फीज एंड पिक्स ले सकते हैं। जी हाँ, और ये गोल्डन ब्रिज जो है ये 6 पार्ट में बना हुआ है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये पूरा का पूरा गोल्डन ब्रिज ऐसे बनाया गया है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि 2 पाम्स पे टिका हुआ है। और बाना हिल्स में ऊपर आने के बाद सिर्फ ये गोल्डन ब्रिज नहीं है, यहाँ पर आपको एक पूरी की पूरी अम्यूजमेंट सिटी बसी हुई दिखेगी। इट्स जस्ट लाइक अ डिज्नीलैंड। यहाँ पे अलग अलग शो होते हैं, बढ़िया रेस्टोरेंट है, मून कैसल, रोलर कोस्टर, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलेगा। इसी के साथ साथ आप गोल्डन ब्रिज के बगल में स्थित यहाँ का लिंगोंग पगोड़ा भी देख सकते हैं, जो कि काफी फेमस है। जो मेरे पीछे आपको बुद्धा जी की इतनी जायंटिक मूर्ति दिख रही है, इस जगह का नाम है लिंगोंग पगोड़ा। लेकिन मीटर लंबा ब्रिज एक ऐसी जगह है जिसपे चढ़कर आप वियतनाम की सबसे बढ़िया सेल्फीज एंड पिक्स ले सकते हैं। जी हाँ, और ये गोल्डन ब्रिज जो है ये 6 पार्ट में बना हुआ है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये पूरा का पूरा गोल्डन ब्रिज ऐसे बनाया गया है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि 2 पाम्स पे टिका हुआ है। और बाना हिल्स में ऊपर आने के बाद सिर्फ ये गोल्डन ब्रिज नहीं है, यहाँ पर आपको एक पूरी की पूरी अम्यूजमेंट सिटी बसी हुई दिखेगी। इट्स जस्ट लाइक अ डिज्नीलैंड। यहाँ पे अलग अलग शो होते हैं, बढ़िया रेस्टोरेंट है, मून कैसल, रोलर कोस्टर, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलेगा। इसी के साथ साथ आप गोल्डन ब्रिज के बगल में स्थित यहाँ का लिंगोंग पगोड़ा भी देख सकते हैं, जो कि काफी फेमस है। जो मेरे पीछे आपको बुद्धा जी की इतनी जायंटिक मूर्ति दिख रही है, इस जगह का नाम है लिंगोंग पगोड़ा। लेकिन ये यहाँ पर इतना सुंदर स्ट्रक्चर होगा मुझे पता नहीं था। यहाँ पर आपको बुद्धा जी का एक बैठा हुआ स्टैचू भी मिलेगा, जिसका स्टनिंग आर्किटेक्चर आपको बेहद पसंद आएगा। इस जगह पर आपको काफी सारे श्राइन्स भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर बैठकर आप प्रेयर्स भी कर सकते हैं। अब डे 6 की आइटनरी आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें आज आप फिर से एक डे टूर लेकर या फिर अपनी टैक्सी कर 2 स्पेशल जगहें दनांग की घूम सकते हैं, जिसमें आता है यहाँ का सुंतरा माउंटेन, वहाँ के पगोड़ास और मार्बल माउंटेन्स। ये दनांग की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, और इस माउंटेन की सबसे खास बात यह है कि ये दनांग के नॉर्थ की सबसे ज्यादा पिक्चरिस्टिक जगह है। इस माउंटेन पे आप ट्रैकिंग, बाइकिंग और हाइकिंग भी कर सकते हैं। हालांकि इस माउंटेन की सबसे बड़ी अट्रैक्शंस हैं यहाँ का लिंगोंग पगोड़ा। जी हाँ, सोंतरा माउंटेन का लिंगोंग पगोड़ा, जा लुई टावर और यहाँ का लेडी बुद्धा देखने के लिए सेंट्रल दनांग से यहाँ हर रोज हजारों टूरिस्ट आते हैं। ये 67 मीटर ऊंचा स्टैच्यू बनवाया गया है सिर्फ एक लाइमस्टोन पत्थर से। जी हाँ, ये पूरा स्टैच्यू सिर्फ एक ही पत्थर का बनाया गया है, और इसी पत्थर के चारों तरफ कंक्रीट से डिजाइन बनाया गया है, जिसको बनने में 6 साल लगे थे। मार्बल माउंटेन दनांग के एक बहुत ही पॉपुलर अट्रैक्शन है, और ये जगह फेमस है अपने 5 ग्रुप्स ऑफ मार्बल माउंटेन के लिए। वो माउंटेन या हिल जो कि बने हुए हैं मार्बल और लाइमस्टोन से। ये जगह वियतनामीज लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल भी है, जहाँ पर आपको अलग अलग टनल्स, केव्स, मंदिर और बहुत ही सुंदर पर्वत देखने को मिलेंगे। मार्बल माउंटेन्स की सबसे बड़ी हाईलाइट है यहाँ के स्कल्पचर्स
और यहाँ के स्टोन कटिंग। इसी तरीके से बीतेंगे आपके दनांग के 3 दिन। अब डे 7 में आप दनांग से फ्लाइट पकड़ के जा सकते हैं हो ची मिन सिटी, और हो ची मिन सिटी में लैंड करने के बाद आपकी डे 7 की आइटनरी कुछ इस तरीके से दिखेगी। इस दिन हो ची मिन सिटी के एयरपोर्ट से आप जहां हो ची मिन में होटल लेंगे तो हमारा सजेशन रहेगा कि आप डिस्ट्रिक्ट 1 में या फिर हो ची मिन सिटी के वॉकिंग स्ट्रीट के पास ही होटल ले। अपने होटल में चेक इन करने के बाद जो सबसे पहली जगह आप हो ची मिन सिटी में घूमने निकलेंगे वो है वहां का डिस्ट्रिक्ट 1 एरिया। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट 1 एक ऐसी जगह है हो ची मिन सिटी की जो यहाँ का डाउनटाउन बोले जाए तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, अगर आपको रूफटॉप कैफेज, बार्स और नाइट लाइफ का मजा लेना है तो हो ची मिन सिटी की डिस्ट्रिक्ट 1 में आएं। आपको सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ के नजारों का लुत्फ उठाते हुए दिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट 1 घूमने के बाद आप वहीं के बगल में देख सकते हैं हो ची मिन सिटी का ओपेरा हाउस। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट 1 एरिया की सबसे शानदार इमारत है हो ची मिन सिटी का ओपेरा हाउस। अगर आप हो ची मिन सिटी की हॉप एंड हॉपर बस सर्विस लेते हैं तो ओपेरा हाउस का सबसे बढ़िया व्यू आपको मिल सकता है। इसी के पास आपको अंकल हो यानी कि हो ची मिन का एक स्टैंडिंग स्टैचू मिलेगा जो कि तकरीबन 7.2 मीटर ऊंचा है। ओपेरा हाउस देखने के बाद आप आगे बढ़ के वहाँ का कैफे अपार्टमेंट बिल्कुल मिस मत करना। यहाँ की वियतनामीज कॉफी, यहाँ का सिंपल कजीन और यहाँ की हैंडीक्राफ्ट शॉपिंग सबसे ज्यादा मशहूर है डिस्ट्रिक्ट 1 एरिया में। ये ओरिजिनली बनाया गया था 1950 में, लेकिन 2015 में इसको रेनोवेट किया गया और आज इसका हर एक रूम, हर एक अपार्टमेंट एक कैफे में बदल दिया गया है या फिर एक रेस्टोरेंट में। कैफे अपार्टमेंट देखते हुए आप वहाँ का बाइटेक्सको फाइनेंशियल टावर भी जरूर देखें। वियतनाम की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और हो ची मिन का ये सबसे सुंदर स्काई स्क्रैपर माना जाता है। ये मैसिव स्ट्रक्चर एक लोटस की शेप से इंस्पायर्ड है जिसके ऑब्जर्वेशन डेक तक आप एक मिनिमल फीस देके जा सकते हैं। अब रात हो चुकी होगी और हो ची मिन सिटी की पहली रात आप बिता सकते हैं वहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट में। जी हाँ, हो ची मिन सिटी की वॉकिंग स्ट्रीट का नाम बोई वीन स्ट्रीट भी है जो कि यहाँ की सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाली जगह है यहाँ के टूरिस्ट के द्वारा। यहाँ पर आपको यहाँ के सबसे फेमस होटल्स, हॉस्टल्स, पब, बार्स, रेस्टोरेंट और मसाज पार्लर मिलेंगे। इस जगह पर आपको खाने पीने की सारे बड़े रेस्टोरेंट, यहाँ का स्ट्रीट फूड और इंडियन रेस्टोरेंट भी बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन यहाँ की सबसे फेमस चीज है यहाँ की नाइट लाइफ। अगर आप हो ची मिन सिटी में नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, यहाँ का बजिंग डांस म्यूजिक एंजॉय करना चाहते हैं और यहाँ के बेहतरीन क्लब्स विजिट करना चाहते हैं तो वॉकिंग स्ट्रीट आपके लिए बेस्ट जगह है। अब डे 8 की आइटनरी आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी जिसमें आप पूरा डे टूर लेंगे और घूमने जाएंगे वहाँ की कूची टनल्स और मेकोंग डेल्टा। कहते हैं वियतनामीज वॉर के समय कूची टनल्स ही वो जगह है जिसकी वजह से वियतनाम अमेरिका के अगेंस्ट अपना वॉर जीता था। जी हाँ, कूची टनल्स वो टनल्स हैं जिसमें वियतनामी सोल्जर जमीन के नीचे टनल बना के रहते थे और अमेरिका के अगेंस्ट अपनी फाइट करते थे। आज के समय कूची टनल्स एक बहुत ही बड़ा टूरिस्टिक स्पॉट है जो साउथ वियतनाम में आपको जरूर घूमना चाहिए। इस जगह पर आप इनके टनल्स की डेप्थ नाप सकते हैं और खुद एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं कि पुराने जमाने में वियतनामी सोल्जर्स इन छोटे छोटे टनल से कैसे गुजरते थे और कैसे अपनी वॉर लड़ा करते थे। इसी के साथ साथ आपको कूची टनल्स में वो सारे ट्रैप्स देखने को मिलेंगे जो वियतनामी सोल्जर ने अमेरिकन के लिए लगाए थे और वहां जाते ही आपको पता चल जाएगा कि वियतनाम का वो वॉर कितना बड़ा और मुश्किल रहा होगा। वियतनाम की हो ची मिन सिटी के साउथ ईस्ट पार्ट में पड़ता है एक और बहुत फेमस जगह जिसका नाम है मेकोंग डेल्टा। जी हाँ, मेकोंग रिवर इस एरिया की सबसे फेमस रिवर है और वहीं पे आप मेकोंग डेल्टा जा सकते हैं। इस मेकोंग डेल्टा पे आपको बहुत सारी हाइव ऑफ एक्टिविटीज करने को मिलेगा और ये इस जगह का एक एग्रीकल्चर हब भी माना जाता है। इस जगह पर आप यहाँ की बोटिंग, फिशिंग, बी फार्मिंग और यहाँ के फेमस फ्रूट्स एंजॉय कर सकते हैं। और इसी मेकोंग डेल्टा पे यहाँ का दिन एंजॉय करने के लिए हम निकल गए अपने डे टूर पे। चलो भाई और बहनों, आज हम हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी करने आ गए हैं। मेकोंग डेल्टा आ चुके हैं भाई हम। जी हाँ, कूची टनल से हमारी बस निकली और 2 घंटे में हमें मेकोंग डेल्टा पहुंचा दिया है। अब डे 9 यानी कि आखिरी दिन होगा आपका वियतनाम में और जाने से पहले आप हो ची मिन सिटी की फेमस बेन थान मार्केट से अपने घर के लिए सोवेनियर्स और शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप एक शॉपिंग लवर हैं तो हो ची मिन सिटी की बेन थान मार्केट आपके लिए बेस्ट जगह है घूमने के लिए। ये यहाँ की फेयर प्राइस मार्केट है जिसमें आपको सारा सामान काफी सस्ते दामों में मिल जाएगा। क्योंकि एक बहुत ही बड़ा टूरिस्टिक स्पॉट है इसलिए यहाँ पर बार्गेनिंग भी आप बहुत अच्छे लेवल की कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको बताए गए सारे सामानों का रेट दुगने से 3 गुना तक हो सकता है जिसे आप बार्गेनिंग करके कम करा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके 8 नाइट्स 9 डेज की आइटनरी होगी वियतनाम की। अब वियतनाम की आइटनरी के साथ साथ वियतनाम की कुछ ऐसी खाने पीने की जगहों की भी बात कर लेते हैं जिसे आप अपनी आइटनरी में फिट कर सकते हैं। तो चलिए इस सेक्शन में बात करते हैं वियतनाम की फूड गाइड की। अब जब भी कोई टूरिस्ट नई कंट्री में जाता है वो सोचता है कि वहां का ट्रेडिशनल फूड जरूर ट्राई करें और साथ ही साथ अगर उसे अपना ऑथेंटिक घर का खाना मिल जाए तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। तो इस सेक्शन में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी डिशेज आपको वियतनाम में ट्राई करनी चाहिए और कहां कहां आपको इंडियन कजीन का फूड मिल सकता है। अब अगर वियतनाम की कैपिटल हनोई की बात करें तो हनोई में आप काफी सारे वियतनामीज डिशेस ट्राई कर सकते हैं जिसमें सबसे पहले आता है वियतनामीज फॉ जो कि एक बॉल मील है जिसमें सूप के साथ आपको नूडल्स और वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन दिया जाता है इस मील के साथ खाने का। सो गाइस, हमारा पहला स्टॉप आ चुका है। इसमें हमने यहाँ पर हमारी फूड वॉकर ने हमें 2 चीजें टेस्ट कराने के लिए बात करी है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक चिकन बोल सूप है और उसके जो वो सोया सॉस के साथ खाया जाता है उसमें आपको
पीनट मिलते हैं। मैंने जो मंगाया है वो चिकन वाला मंगाया, वेज वाला भी मंगा सकते हो। ये यहाँ की सबसे फेमस डिश है। हनोई में आप एक और चीज ट्राई कर सकते हैं, वहाँ का बान मी सैंडविच। बान मी सैंडविच फ्रेंच बूगे ब्रेड के बीच में लगा हुआ चीज, वेजेस और एक मीट सैंडविच है, जिसे आप वियतनाम में कहीं भी खा सकते हैं, क्योंकि ये पूरे वियतनाम में हर जगह मिलता है। और हमने भी हनोई के एक बढ़िया रेस्टोरेंट से बान मी सैंडविच ट्राई किया। इसी के साथ साथ आपको हनोई की एग कॉफी भी जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी डिश है जो सिर्फ हनोई वियतनाम में ही मिलती है। हनोई के कुछ इंडियन रेस्टोरेंट को भी हमने विजिट किया, ताकि पता चल सके कि इंडियन कजीन का टेस्ट वियतनाम की कैपिटल हनोई में कैसा लगता है। हमारी जो अगली जगह जहाँ पर हम खाना ट्राई करने वाले हैं वो है ग्रिल्स एंड ग्रेवी इंडियन रेस्टोरेंट। मैंने सोचा वेस्ट लेक जो एक और हनोई की अच्छी जगह है, उसके पास भी एक रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट को हमें ट्राई करना चाहिए कैसा है। तो ग्रिल्स एंड ग्रेवी आपको वेस्ट लेक के पास पड़ेगा। अब अगर हो ची मिन सिटी की बात करें तो वहां पे वियतनामीज डिशेस जो आपको ट्राई करनी चाहिए, उनमें सबसे पहले आता है वहां का बनाना स्टिकी राइस रोल। इस डिश में बनाना को बारबेक्यू किया जाता है और उसे स्टिकी राइस की कोटिंग के साथ एक कोकोनट स्वीटनर डाल के आपको सर्व किया जाता है, और ये एक बहुत ही टेस्टी डिश होती है। इसके साथ साथ आपको हो ची मिन सिटी का वियतनामीज पिज्जा भी जरूर ट्राई करना चाहिए, एंड आई एम श्योर आप ये पिज्जा कभी नहीं भूल पाएंगे। हो ची मिन सिटी और दनांग में भी हमने काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट विजिट किए और देखा कि वहां का टेस्ट कैसा है। पूरे वियतनाम में इन सारी खाने पीने की जगहों की सारी डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी। आप स्क्रीन पॉज करके इन सारी जगहों का एड्रेस, डिशेस का नाम और इनके प्राइसेस देख सकते हैं। अब इस सेक्शन में बात करते हैं वियतनाम में कुछ ऐसे फेस्टिवल्स की जिन्हें अगर आप वियतनाम घूमने जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि इन फेस्टिवल्स के टाइम जाएं, ताकि आपको वियतनाम का सबसे बेस्ट पार्ट दिख सके। यहाँ का सबसे पहला फेस्टिवल है यहाँ का हुई फेस्टिवल, जो कि अप्रैल, मई और जून में सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल में पूरे शहर और सिटाडेल को लाइट्स, कलर्स और म्यूजिक से कवर कर दिया जाता है। दूसरा फेस्टिवल है यहाँ का नाथ रांग सी फेस्टिवल, जो कि जून में सेलिब्रेट किया जाता है नाथ रांग में। यहाँ का तीसरा फेस्टिवल है द लाइफ ऑफ बुद्धा फेस्टिवल, जो कि मई में सेलिब्रेट किया जाता है निन्न बिन और हो ची मिन सिटी में। इस फेस्टिवल में वियतनामीज बुद्धिस्ट बुद्धा जी का जन्म सेलिब्रेट करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहाँ का चौथा फेस्टिवल है द फायरवर्क फेस्टिवल, जो कि जून के आसपास सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें वियतनाम के दनांग शहर में दुनिया भर से लोग आते हैं और अपनी आतिशबाजी का कंपटीशन दुनिया को दिखाते हैं। वियतनाम का पांचवा फेस्टिवल है यहाँ का वियतनामीज नेशनल डे, जो कि वियतनाम की कैपिटल हनोई में सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर के आसपास। और इस फेस्टिवल में भी आप पूरे शहर को रोशनियों से सजा देखेंगे और देखेंगे हनोई का फायरवर्क एंटरटेनमेंट। वियतनाम में उसका मिड ऑटम फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर से अक्टूबर तक का, और इस फेस्टिवल में आप जगह जगह बढ़िया खाना टेस्ट कर सकते हैं वियतनाम का। वियतनाम का आखिरी फेस्टिवल है यहाँ का खमीर ओ कोम बुक फेस्टिवल, जिसमें मैकांग डेल्टा रिवर पे ड्रैगन बोट्स की रेसिंग की जाती है। ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर और नवंबर में। अब अगर आप वियतनाम अच्छी प्लानिंग करके जाना ही चाहते हैं तो कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स हैं वियतनाम के लिए जो आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है टिपिंग। जी हाँ, वियतनाम में टिप करने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप चाहें तो किसी को भी टिप दे सकते हैं, चाहे वो एक स्ट्रीट फूड स्टॉल हो या फिर एक रेस्टोरेंट। दूसरी चीज है यहाँ का ड्रेस कोड। वियतनाम के मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शन में आपको मॉडर्न ड्रेस कोड रखना जरूरी है, जहां पर आपके शोल्डर्स और आपके नीज ढके होने चाहिए। तीसरी चीज है कुछ इजी फ्रेजेस। अगर आप वियतनाम जाने से पहले कुछ छोटे मोटे फ्रेजेस सीख लेंगे तो आपके काफी काम आएंगे, जैसे कि वियतनाम में हेलो को बोला जाता है शिन चाओ, और शिन चाओ यूज किया जाता है गुड बाय के लिए भी। अब अगर वियतनाम में आपको किसी वियतनामीज के साथ फोटो खिंचवानी है तो उसके लिए भी एक टिप है, वियतनामीज इंडियंस को पसंद करते हैं, हालांकि उनके साथ फोटो खींचने के लिए आपको उनसे एक बार पूछना जरूरी है। रैंडमली किसी के भी सामने जाके एक सेल्फी ले लेना आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट में जाते जाते हम समराइज कर लेते हैं कि हमारे पूरे वियतनाम का ट्रिप का खर्चा कितना होगा। वियतनाम में अगर आप फ्लाइट का खर्चा लगाते हैं तो आने और जाने का आपका तकरीबन 20,000 रुपए का खर्चा हो सकता है। वियतनाम का वीजा आपको पड़ेगा तकरीबन 2,500 रुपए का। अब अगर वियतनाम में आप 8 से 9 दिन का होटल बुक करते हैं तो एक एवरेज होटल का खर्चा मिलाकर आपका पड़ सकता है 22 से 25,000 रुपए का। हालांकि अगर आप थोड़े से लग्जरी होटल्स बुक करेंगे तो वो खर्चा 50 से 60,000 रुपए पहुंच सकता है। अब वियतनाम में खाने पीने का खर्चा बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए होटल के इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट के साथ आपका खाने पीने का खर्चा तकरीबन 10 से 12,000 रुपए हो सकता है। इस हिसाब से आपके वियतनाम के एक एवरेज ट्रिप का पूरा खर्चा हो सकता है 55 से 60,000 रुपए का, और आपके वियतनाम के एक लग्जरी ट्रिप का खर्चा हो सकता है तकरीबन 75 से 80,000 रुपए का। अब इस खर्चे के बाद आपको वियतनाम की जो भी अट्रैक्शन की एंट्री टिकट अपने खर्चे में इंक्लूड करनी है या फिर किसी भी डे टूर का खर्चा जानना है तो आपको आपकी स्क्रीन पे वियतनाम की हर सिटी के हर अट्रैक्शन की एंट्री टिकट और डे टूर के खर्चे लिखे हुए हैं। जो जो जगह आप कवर करना चाहते हैं उसका खर्चा अपने बजट में ऐड कर लीजिए। आप स्क्रीन पॉज करके ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि totally.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप ये पूरा ट्रिप सिर्फ एक ही क्लिक में बुक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ
एक स्पेशल बात यह है कि आप ये पूरा प्रोसेस अपने मोबाइल फोन से डायरेक्टली कर सकते हैं और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप टटोली को उनके कस्टमर केयर पे कॉल करके अपना खुद का कस्टमाइज प्लान बनवाएं या फिर बुकिंग की सारी इंफॉर्मेशन लें। टटोली का फोन नंबर, वेबसाइट और बाकी इंफॉर्मेशन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी और ये इंफॉर्मेशन हमने डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दी है। और अनुज बकेट के व्यूअर्स के लिए खास ऑफर, अगर आप टटोली से ट्रिप बुक करते हैं तो स्क्रीन पे आपको एक डिस्काउंट कूपन दिख रहा होगा। इस कोड को यूज करके आपको तकरीबन 2000 रुपए का डिस्काउंट भी मिल सकता है। जी हाँ, एक तो सबसे सस्ता ट्रिप, ऊपर से एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो आज ही जाएं और टटोली.com पे अपना ट्रिप बुक करें। तो गाइस, ये थी हमारी कंप्लीट ट्रैवल गाइड टू वियतनाम। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं है तो सब्सक्राइब करें। कोई सवाल रह गया है तो कमेंट्स में लिख दें। और ऐसे ही हमने अलग अलग जगह की कंप्लीट ट्रैवल गाइड्स बना के अपनी ऐप में डाल रखी है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जाके उस लिंक को क्लिक करें, हमारी ऐप डाउनलोड करें और वहां जाके लिए हर जगह की कंप्लीट ट्रैवल गाइड। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते।